की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए बीजेपी अध्यक्ष की फटकार बेअसर, सुरेंद्र सिंह ने दी अधिकारी को धमकी। कमलनाथ ने की ओछी टिप्पणी तो उसे चुनाव में भुनाने जुट गई बीजेपी। फारूक से ईडी की पूछताछ को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बदले की कार्रवाई बताया। अमेरिका से चीनी 100 साल की बादशाहत, नंबर 1 बनी चीनी अर्थव्यवस्था। इमरान ने शुरू किया विपक्षी दलों का दमन, नवाज शरीफ के दामाद गिरफ्तार। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि हम सब गोदी मीडिया की भूमिका से बखूबी वाकिफ हैं। वो किस तरह से खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, सत्ता का एजेंडा आगे बढ़ाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मनचाही सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए आप ये कदम ज़रूर उठाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की फटकार का कोई असर नहीं हो रहा है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह अभी भी बलिया में दिन दहाड़े हत्या के अभियुक्त के बचाव के लिए काम कर रहे हैं। यही नहीं, अब वे धमकी पर उतर आए हैं। एक वीडियो में वो सरकारी अधिकारी को धमकी देते और कार्रवाई करने के लिए दबाव डालते नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ ने इस वीडियो को जारी किया है और इसमें पुलिस को धमकी दे जाने की रिपोर्ट दी है। हालांकि किसी सरकारी एजेंसी की ओर से इस बारे में अब तक पुष्टि नहीं की गई है। वीडियो में विधायक सुरेंद्र सिंह पहले से 2 कदम और आगे निकल गए हैं। वो कथित तौर पर पुलिस अधिकारी को ही धमकी देने लगे कि पुलिस अभियुक्त की तरफ से एफआईआर दर्ज करे। वीडियो में सुरेंद्र सिंह फोन पर बात करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन सामने कौन से पुलिस अधिकारी हैं ये साफ नहीं हो रहा है। सुरेंद्र सिंह की बातों से लगता है कि सामने वाला कोई पुलिस अफसर है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार विधायक कैमरे पर बोलते सुने जा सकते हैं, मुझे मरना भी पड़ा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि एफआईआर दर्ज हो जाए। मैं अनशन पर बैठूंगा। आज ही जब गए बलिया में मेडिकल कराने तो पता कर लीजिएगा, हजारों लोग हॉस्पिटल में जुट गए सिर्फ ये जानकर कि विधायक मेडिकल करवाने आए हैं। अब आप कल्पना करिए कि जिस दिन मैं अनशन पर बैठूंगा तो बलिया का रुख क्या होगा। हमारा तो जीवन जाएगा ही, लेकिन हम तो सत्याग्रही हैं, हमें इसकी चिंता भी नहीं है। हम राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे। वीडियो में इसके आगे उन्होंने कहा, दोनों तरफ से झगड़ा हुआ है तो आपने एक पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, अच्छी बात है। जो कोई भी दोषी है उसे सजा मिले, उसे सख्त सजा जरूर मिले। सुरेंद्र सिंह को लेकर कई दिनों से तीखी आलोचनाओं का सामना कर रहे बीजेपी नेतृत्व ने नोटिस देकर जवाब मांगा है, लेकिन जाहिर है कि वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी पर और भी दबाव बढ़ गया है। तो ये वीडियो और उसके बाद उसमें जो जानकारी दी गई उससे साफ हो रहा है कि सुरेंद्र सिंह अभियुक्त को बचाने के लिए, धीरेन्द्र सिंह को बचाने के लिए, बलिया में जिसने दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, उसको बचाने के लिए किस हद तक जाने को आमादा हैं। वो पार्टी से मिल रहे निर्देशों की भी अवहेलना कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक ने कहा उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की है। तो एक तो ये कि वो जिस तरह से अपराधियों का साथ दे रहे हैं, देते हुए दिख रहे हैं, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह के नेता और विधायक हैं और उनके संबंध कैसे लोगों से हैं और उनके बचाव के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। यही नहीं, पुलिस अधिकारियों पर किस तरह दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह उनको धमकाया जा रहा है और किस तरह से प्रदेश की सरकार चुप्पी मारकर बैठी हुई है। इस तरह के विधायक की हरकतों को वो रोक नहीं पा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये बलिया कांड बीजेपी के बारे में, बीजेपी की सरकार के बारे में और जिस जातिगत राजनीति को सुरेंद्र सिंह आगे बढ़ा रहे हैं उसके बारे में बताती हैं। इससे ये भी पता चलता है कि धीरेन्द्र सिंह सुरेंद्र सिंह के लिए किस तरह से काम आते होंगे। जाहिर है कि दोनों के संबंध इस स्तर पर जा चुके हैं जहां पर
वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कुर्बान करने पर आमादा हैं और सुरेंद्र सिंह की हो सकता है कि कई ऐसे राज धीरेन्द्र सिंह के पास हों जो उसे उन्हें मजबूर कर रहे हों कि वो उनके लिए खुलकर लड़ें। तो ये एक आपराधिक रिश्ता भी हो सकता है, एक जातिगत रिश्ता भी हो सकता है और एक अपनी राजनीति को दबंगता के साथ डिफेंड करने की कार्रवाई भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी हो, ये बीजेपी के मुख पर कालिक पोतने वाली हरकत है और ये लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अगली खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक महिला मंत्री को आइटम कहकर बुरी तरह फंस गए हैं। विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया के बीच कमलनाथ की इस कथित अमर्यादित टिप्पणी को बीजेपी ने बड़ा सियासी मुद्दा बना लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के आला नेताओं ने सोमवार को प्रदेश भर में मौन धरने दिए। शिवराज इस मुद्दे को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दरबार में भी ले गए हैं। शिवराज ने सोनिया को एक पत्र लिखा है। पत्र में अपनी काबीना की सदस्य इमरती देवी के खिलाफ की गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए शिवराज ने कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शिवराज ने कहा है कि नारी जाति का अपमान करने वाले नेता कमलनाथ को पीसीसी चीफ और मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के अहम पद से हटा देना चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कमलनाथ को पार्टी से निकालने की मांग भी सोनिया गांधी से अपने पत्र में की है। मामले के तूल पकड़ने के बाद इमरती देवी भी खुलकर मैदान में आ गई हैं। कमलनाथ की टिप्पणी से जुड़े सवालों के जवाब देने से पहले इमरती देवी मीडिया के कैमरों के सामने आंसू बहाती नजर आईं। इमरती देवी ने कमलनाथ पर खूब निशाना साधा। साथ नाथ को उन्होंने राक्षस करार दिया। वे बोली, बंगाल से आए कमलनाथ संस्कारहीन हैं। बता दें, इमरती देवी ने 2 दिन पहले कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा था कि कमलनाथ अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के अनेक सक्रिय और जुझारू विधायकों को 5 लाख रुपए महीना दिया करते थे। विधायकों को ये राशि अपना मुंह बंद रखने के लिए दी जाती थी। जिसके बाद डबरा में कमलनाथ ने इमरती देवी को निशाने पर लिया था। इस दौरान वो इमरती देवी को आइटम कह गए। हालांकि उनके भाषण का सार यही था कि इमरती देवी बेहतरीन कलाकार थी। चूंकि कलाकार की जगह वो आइटम शब्द का उपयोग कर गए, लिहाजा मध्य प्रदेश बीजेपी पूरी ताकत के साथ कमलनाथ और कांग्रेस पर हमलावर हो गई। तो कमलनाथ की जुबान फिसली या उनके मन में स्त्रियों के प्रति ऐसा विचार है या ये खुन्नस के चलते उन्होंने ऐसा कहा, जो भी वजह हो, ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक है कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और दूसरी बात, चुनाव में ऐसे वक्त इस तरह की जुबान से इस तरह के शब्द निकालना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल है, क्योंकि बीजेपी जो कि बहुत तरह से घिरी हुई है, वहाँ पर सारे बागी उम्मीदवार हैं और बागियों को लेकर कांग्रेस एक अलग से कैंपेन चला रही है, उन्हें धोखेबाज गद्दार कह रही है। और ऐसे में जब कोई नेता इस तरह के बयान दे देता है तो चीज़ों को की तरफ से ध्यान हटाने का एक मौका विपक्षी दल को मिल रहा है और बीजेपी उसका फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रही है। हालांकि वो भी तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रही है कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखना और वगैरह वगैरह, जबकि उनकी अपनी पार्टी के नेता तमाम तरह की भद्दी टिप्पणियां करते रहे हैं। उनके प्रति उसका शिवराज सिंह चौहान का, उनकी पार्टी का रवैया कोई बहुत उत्साहजनक तो कभी देखा नहीं गया है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस से बेहतर पार्टी है, ज़्यादा संस्कारवान पार्टी है। उसके नेताओं के बयान भी इससे और भी घटिया स्तर के हो चुके हैं। लेकिन चुनाव का मौसम है और चुनाव में अगर कोई नेता इस तरह का मौका दे तो दूसरी पार्टी क्यों नहीं भुनाएगी, और वही बीजेपी कर रही है। अगली खबर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित कथित अनियमितताओं मामले में पूछताछ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पूछताछ को फारूक की ओर से हाल में जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए राज्य की सभी पार्टियों को एक साथ लाने से जोड़ा है। दरअसल बीसीसीआई ने 2002 से 2011 के बीच राज्य में क्रिकेट सुविधाओं के विकास के लिए 112 करोड़ रुपए दिए थे। आरोप है कि इस रकम में से 43.69 करोड़ रुपए का गबन किया गया। इस मामले में जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, तत्कालीन महासचिव मोहम्मद सलीम खान, तत्कालीन कोषाध्यक्ष
एहसान अहमद मिर्जा और J&K बैंक के कर्मचारी बशीर अहमद मिसगर पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत तफ्तीश शुरू की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा, ईडी का लेटर गुपकर घोषणा कर पत्र के बाद आया है। ये साफ है कि कश्मीर में पीपल्स अलायंस के गठन के बाद ये राजनीतिक बदले के इरादे से की गई कार्रवाई है। पार्टी ने कहा, हम जानते थे कि ऐसा होने वाला है। पार्टी ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल नए सियासी गठबंधन से लड़ने के लिए कर रही है, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर उसका सामना नहीं कर सकती है। तो बहुत ही साफ है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के तमाम दल एकजुट हुए और उन्होंने गुपकार घोषणा, जो कि पिछले साल 4 अगस्त को की गई थी, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीने जाने के तुरंत की खबर आने के बाद, और ये कहा गया था कि हम ये विशेष दर्जा लेकर रहेंगे। और अभी जो मीटिंग हुई थी महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद, उसमें उस घोषणा पर ये संकल्प दोहराया गया। और ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की ये जो तमाम प्रमुख पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही हैं और धारा 370 के सवाल पर एक कोई मुहिम भी छेड़ सकती हैं। इससे घबराई हुई है केंद्र सरकार, क्योंकि किसी तरह से उसने इन नेताओं को इतने समय तक बंद रखकर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि इस वक्त गुजर जाएगा तो सारा मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन अब ये फिर से इसमें गर्वाहट आ रही है और उसे आशंका है कि अगर ये मुहिम बढ़ी तो पूरी घाटी में तनाव और हिंसा का वातावरण फिर से बन सकता है, फिर से आंदोलन पीक पर जा सकता है और इसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय असरात देखने को मिल सकते हैं। तो लिहाजा अब उसने दमन का रास्ता अख्तियार कर लिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, और दमन के लिए सरकार सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी वगैरह वगैरह का जिस तरह से इस्तेमाल खुल्लम खुल्ला कर रही है, उसमें भी जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आशंका जाहिर की है उसमें कोई ज्यादती नहीं दिखती है। कोई ऐसा नहीं लगता है कि उसने कोई बड़ी बात कह दी है। ये बहुत सामान्य चीज़ है, क्योंकि ये सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती रही है, इस तरह की दमनकारी उपाय करती रही है। और कश्मीर में तो हम पिछले 1-1.5 साल से इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते देख रहे हैं। बहुत सारे नेताओं के खिलाफ ये पहले भी हो चुका है। इसलिए ये मान कर चला जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचलों को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने अब इन एजेंसियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगली खबर लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के बेताज बादशाह रह चुके अमेरिका की हालत डावाडोल है। अब तक अपने हिसाब से विश्व अर्थव्यवस्था चलाने और शीर्ष पर रहने वाले अमेरिका को एशिया से चुनौती मिली है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या चीन उसे पछाड़कर दुनिया की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अध्ययन करने से ये तस्वीर उभर कर सामने आती है। यूरेशियन टाइम्स पर भरोसा करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों से पता चलता है कि चीनी अर्थव्यवस्था अमेरिका से आगे निकल चुकी है। उसके मुताबिक परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के हिसाब से चीनी अर्थव्यवस्था 24.20 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 20.8 ट्रिलियन डॉलर की है। यूरेशियन टाइम्स ने मशहूर पत्रिका द इकोनॉमिस्ट का भी हवाला दिया है। इस पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन के कामगारों ने 2019 में 99 ट्रिलियन युआन के उत्पाद व सेवाएं दी। अमेरिका में ये 21.4 ट्रिलियन डॉलर था। उस साल $1 6.9 युआन के बराबर था। उस हिसाब से ये 14 ट्रिलियन डॉलर के बराबर था, लेकिन डॉलर की मौजूदा कीमत 3.8 युआन है। इस हिसाब से चीनी अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। इसे दूसरे आंकड़े से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा है कि चीन इसी साल सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज करेगा और उसकी जीडीपी में लगभग 1.9% की वृद्धि दर देखी जाएगी। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही देश सकारात्मक वृद्धि दर हासिल कर पाएंगे, चीन और वियतनाम। आईएमएफ का कहना है कि अगले साल चीन की जीडीपी में 8.2% की वृद्धि देखी जाएगी। अमेरिकी विकास दर इस साल 0 से नीचे ही रहेगी, लेकिन अगले साल वो 3.1% की वृद्धि दर हासिल कर सकती है। इस वजह से चीन और अमेरिका में बहुत बड़ा अंतर
पैदा हो जाएगा। तो अब जो संभावनाएं पहले से जाहिर की जा रही थी कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, उसमें वो कामयाब हो गया है। और ये जो कोरोना काल रहा है, कोरोना क्राइसिस का दौर रहा है, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की लापरवाहियां की, जिस तरह की मिस हैंडलिंग की, उसका सीधा फायदा चीन को मिला है। चीन के जो नेतृत्व हैं उसने कोरोना को बहुत जल्दी नियंत्रण में किया और अपनी अर्थव्यवस्था जो पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में थोड़ा पिछड़ गई थी, उसको तुरंत वापस ले लिया। तो दूसरी तिमाही में वो 3.2% की गति से आगे बढ़ी और अब ये 4.9% की गति से आगे बढ़ती दिख रही है तीसरी तिमाही में, और ये लगातार गति बढ़ रही है। तो अमेरिका बहुत पीछे पिछड़ रहा है। आप सोचिए कि चीनी अर्थव्यवस्था $26 ट्रिलियन की हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बढ़ चढ़कर ये कह रहे थे कि हम 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो उसके तो आसार अब और भी धूमिल हो गए हैं कि क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था का संचालन किया है, चाहे नोटबंदी से लेकर अभी तक, उसने तबाही ही तबाही दिखाई है। और कोरोना के समय भी उनकी आर्थिक नीतियां बहुत ही नुकसानदेह साबित हुई हैं। तो चीन से भारत का मुकाबला तो एक बहुत दूर की बात हो गई है। अब अमेरिका तक पिछड़ता जा रहा है और आने वाले वर्षों में ये जिस तरह से फोरकास्ट की गई है कि चीनी अर्थव्यवस्था 8% की से ऊपर की दर से आगे बढ़ेगी और अमेरिकी 3% ही, तो एक लंबा गैप और ये बढ़ता जाएगा। और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को बखूबी स्थापित कर चुका है, क्योंकि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और पिछड़ता चला जा रहा है। पहले से गिरावट थी, लेकिन ट्रंप के नेतृत्व ने वहां बर्बादी की, मोदी के नेतृत्व ने भारत की बर्बादी की, और इसी तरह के जो नेता जहां जहां हुए हैं उन्होंने उस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चीन के नेतृत्व ने बहुत सावधानी के साथ, हालांकि कोरोना वहीं से शुरू हुआ, लेकिन उसने बहुत जल्दी उसको नियंत्रण में किया और अपनी आर्थिक गतिविधियां चालू कर दी। तो ये चीन के इस करामात को, इस चमत्कार को स्वीकार करना चाहिए और अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए और उसमें सुधार के बारे में सोचना चाहिए। न केवल 56 इंच की छाती को पीट पीट कर ये दिखाना कोई बहादुरी की बात है कि मैं बहुत सक्षम हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ वगैरह वगैरह। उसके नतीजे हम देख रहे हैं कि आप कितने सक्षम और शक्तिशाली हैं। बेहतर है कि बड़े बोल बोलने की बजाय काम करके दिखाया जाए। अंतिम खबर लेते हैं आज की। इमरान सरकार विपक्ष को कुचलने पर आमादा हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की नेता मरियम नवाज ने एक ट्वीट करके दावा किया है कि स्थानीय पुलिस कराची में उनके होटल के कमरे में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और उनके पति कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। FIR में कायदे आजम की मज़ार पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज सहित 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इससे पहले रविवार को सरकार विरोधी 11 पार्टियों के गठबंधन PDM की एक सभा कराची के जिन्ना बाग में आयोजित की गई थी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर इसी सभा के लिए कराची में मौजूद थे। मरियम नवाज सरकार में सेना के दखल के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। वे रविवार को कराची में 11 पार्टियों के गठबंधन पब्लिक डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली में शामिल हुई थी। भाषण में उन्होंने सरकार की आलोचना की थी। बीते दिनों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने वाले कई नेताओं पर कानूनी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट किया है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कानून के सम्मान का एक उदाहरण है। उन्होंने लिखा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र और उनकी मज़ार घटिया राजनीतिक नेतृत्व के खेल का मैदान नहीं है, ये हर पाकिस्तान के लिए एक पवित्र स्थान है। कायदे आजम की मज़ार पर अटखेलियाँ करना, नारेबाजी लगाना और गैर जिम्मेदाराना हरकत कानून के खिलाफ है। इसके लिए सज़ा होनी चाहिए। बता दें कि एकजुट विपक्ष इमरान सरकार और फौज पर हमलावर है। कराची से पहले PDM की रैली गुजरावाला में भी हुई थी। शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन की रैली में कई फौजी जनरलों और आर्मी चीफ पर आरोप लगाए गए थे। तो पाकिस्तान की इमरान खान सरकार बुरी तरह से घिर गई है। फौज पर भी अटैक हो रहे हैं
और निश्चित रूप से इससे हड़बड़ाई हुई है, बौखलाई हुई है और विपक्षी दलों की एकजुटता ने उसकी इस बौखलाहट को और भी बढ़ा दिया है। 11 विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का गठन कर लिया है। 2 बड़ी रैलियां वो कर चुके हैं, गुजरावाला और कराची में। तीसरी रैली जल्दी होने वाली है और ऐसा लग रहा है कि ये पार्टियां एकजुट होकर जो मोर्चा खोल रही हैं वो उसको संभाल पाना इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वही इमरान खान जो पहले उदारवाद की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे, अब पूरी तरह से दमनकारी उपायों पर उतर आए हैं। विपक्ष को कुचलने की तरफ बढ़ने लगे हैं, आमादा हैं उस पर। और जब ये रैलियां हो रही थी तो उसके पहले भी इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारे सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई। तो एक तरह से पाकिस्तानी अवाम का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। अपने खिलाफ जो मुहिम आकार ले रही है उससे घबराहट में उसे किस तरह से कुचल दिया जाए इसकी भी कोशिश की जा रही है। और निश्चित रूप से चूंकि सेना पर भी हमले हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो इमरान है वो दरअसल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर नहीं, उन्हें सेना ने बनाया है, इसलिए सेना भी टारगेट पर है। और नवाज शरीफ तो खुलकर उस पर हमले कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की राजनीति में गलत तरीके से दखलंदाजी कर रही। तो ये पहला मौका है जब सेना पर भी हमला हो रहा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के हालात अब लगातार कहना चाहिए कि उथल पुथल से भरे होंगे, परिवर्तन की संभावनाओं से भरे होंगे। देखना यह है कि ये किस तरह के परिवर्तन होते हैं। पहले की तरह कोई तख्ता पलट होता है, इमरान खान को हटाया जाता है, किसी और को लाया जाता है, सेना काबिज होती है, या फिर चुनाव का रास्ता, एक लोकतांत्रिक रास्ता पाकिस्तान अख्तियार करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।